हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनहेंस एजुकेशन। आज हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बातें करेंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम कर चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी वेक्टर का अलग होता है। जैसे अलजेब्रा में हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का, बहुत सिंपली हम 2 × 3 6 करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से होगा तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देखिए, दो वेक्टर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दो तरह की बात होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में दो तरह से होता है। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं डॉट, या उसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, यानी दो तरीक़ों से मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होगा ये भी आप अभी जान जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे इनको समझाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं, और ये दो तरीके क्या हैं पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास सपोज़ हम दो कोई वेक्टर ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, लेट ए एंड बी ना, ये दो हमने वेक्टर ले लिए, आर टू वेक्टर्स। चलिए, इसकी हेल्प से ये दो बातें हम बताएंगे। तो अगर ये दो वेक्टर हैं तो पहला जो हमने बताया, जो पहले तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसमें हम वेक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए, यहाँ लगाते हैं डॉट, और ये वेक्टर बी। तो वेक्टर लिखना पड़ेगा, यहाँ वेक्टर बनाएंगे। और जब आप करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा इस तरह के प्रोडक्ट का। तो इस तरह का जो रिज़ल्ट है, सपोज़ कुछ वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू जो होती है वो स्केलर होती है। यानी आपके पास जो क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, ये तो बताई आप जान ही गए हो। तो इस तरह से होता है इस तरह के प्रोडक्ट में। और जो दूसरे तरह का मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का, तो उसमें दो वेक्टर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो रिज़ल्ट मिलता है वहाँ भी कुछ एक वैल्यू मिलती है, लेकिन फ़र्क इसमें और इसमें ये होता है कि वो हमें वेक्टर ही मिलता है। यानी एक मल्टीप्लिकेशन तो हमें रिज़ल्ट में स्केलर देता है और एक वेक्टर देता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये डॉट, ये जो डॉट देख रहे हो ना, इस डॉट की वजह से हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट। और ये जो देख रहे हो, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू मिल रही है स्केलर मिल रही है, इसकी वजह से हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो सिंबल यूज़ हो रहा है क्रॉस का, तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और ये हमें वैल्यू मिल रही है वेक्टर, तो इसलिए इसको हम साथ में वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, कैसे नाम आया, ये आप समझ गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि इसमें हमें जो वैल्यू मिलती हैं वो स्केलर मिलती है ना, और इसमें वेक्टर ही मिलती है। तो काफ़ी बहुत डिफरेंस है, और अलग अलग तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले तो इसका नामांकन आपको समझना ज़रूरी था। तो ये क्यों डॉट है, तो इसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और इस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। चलिए, अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं और प्रॉपर्टी समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, ताकि ये पूरी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला ही हम लेके चल रहे हैं, विच फर्स्ट वन, ठीक है, दैट इज़ डॉट और स्केलर, ओके, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, अब देखिए, आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि दो वेक्टर को किस तरह से आपको करना है। अभी तो नाम ही आपने सीखा। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, मैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये मेरा वेक्टर हो गया ए, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया। और सपोज दूसरा कोई वेक्टर मेरा ये है मैं इसके लिए बी यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दो वेक्टर हैं, डायरेक्शन अलग है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में एंगल कितना है। सपोज एंगल थीटा है। तो अब इन दो वेक्टर्स का, है ना, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, पहले फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए, मैंने तो लिखने का तरीका बता ही दिया आपको।
डॉट लिखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से लिखा जाएगा। और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है पहले वेक्टर का मॉड यानी इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मॉड यानी दूसरे का मैग्नीट्यूड, एंड द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर कॉस। तो ये मैग्नीट्यूड यानी स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको स्केलर ही बताती हैं। तो पूरा आपका रिजल्ट जो होता है वो स्केलर आता है। यानी आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बस ये आपका रिजल्ट है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको आपको याद रखना। चलिए, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी फीलिंग, अगर आपको जैसे सिंपल आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करते हैं तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये इसकी फीलिंग अगर नहीं आ रही है आपको तो इसको कैसे समझोगे आप। देखिए, अगर मैं इसको बताऊं इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस या इसकी किस तरह से आप समझें कि हो क्या रहा है, कि ए बी लिखा हमने और इस तरह से चीज़ें आ गई, आखिर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया क्योंकि वेक्टर है ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं मान लो इसको दो तरह से शो कर सकता हूँ, मान लीजिए ये मेरा वेक्टर मैंने बनाया यहाँ पर वैसा ही है, ठीक है, ये मेरा हो गया बी और ये वेक्टर हो गया ए। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये जो कंपोनेंट है मेरा, है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये हम जान गए क्योंकि देखिए एंगल तो वही है ना, थीटा ही है। इसी चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए आप। तो ये जो वैल्यू आई मेरी, इसका कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में, वो आप जान चुके हो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था, हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं हम, इसका प्रोजेक्शन ए पर इतना है और ए वेक्टर का ये है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी हम इसके हिसाब से चीज़ को अगर समझें, थोड़ी सी इसकी फीलिंग लेने की कोशिश करें, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए ना मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और बी कॉस थीटा है, यानी ये जो है वो क्या आ रहा है आपका, ये इसका कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसको ए इंटू ये जो चीज़ आ रही है वो मैग्नीट्यूड आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी in the direction of वेक्टर ए। थोड़ा समझ लो, ए तो है ही, वेक्टर ए तो है, उसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड किसका, बी का भी है, लेकिन उसका जो है ए की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, यानी इसका ए की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। तो इसको इस तरह समझा जा सकता है। और इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपने वेक्टर ये बनाया, दूसरा वेक्टर आपका ये हो गया, अभी भी ये ए ही है। ठीक है, उसी चीज़ को दूसरे ढंग से देखने का तरीका, कि अगर मैं यहाँ से अब परपेंडिकुलर डालता हूँ, उल्टा, पहले यहाँ से डाला था, अब यहाँ से डालें परपेंडिकुलर, तो अब इसका जो प्रोजेक्शन है ए का प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा इस वक्त। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस आएगी, ठीक, अब क्योंकि ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के साथ जो होता है कॉस होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए कॉस थीटा, और मैंने यहाँ हटाया तो ये मेरा वेक्टर है बी। ठीक है, ये वेक्टर बी है। तो ये मैग्नीट्यूड अगर उसका लें और ये मैग्नीट्यूड इसका लें, तो इसी को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या बी लिखें और ए कॉस थीटा लिखते हैं, है ना, बात तो वही होगी, ए बी कॉस थीटा। तो इसको सिर्फ लिखने का और देखने का तरीका है, और समझने का तरीका ये है कि हम इसको वैसे लिख सकते हैं, बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये थोड़ा सा फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे भी आप याद रखें, इस ढंग से भी याद रखें। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। चलिए, इसको आप नोट ज़रूर कर लें सारा 1 बाय 1, और कॉपी अगर जो भी देख रहा है वीडियो
तो कॉपी किताब नहीं कॉपी ले और लिखना, देखने के साथ साथ लिखना ज़रूर, लिखें ज़रूर, तभी इसको फ़ायदा भी आपको होगा। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं वन बाय वन। प्रॉपर्टीज़ देखिए, फर्स्ट है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर दो वेक्टर हम ले रहे हैं, दो वेक्टर के साथ ही होता है, तो ये जो है इसको हम a डॉट बी करें या हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो रिज़ल्ट हमारा सेम आता है। कहने का मतलब है इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव, यानी जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि a डॉट बी कैन बी रिटर्न एज b डॉट a, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2, अगर हम वेक्टर a, ठीक है, यहाँ वेक्टर है, इसको अगर भूल जाऊँ तो माफ़ करना, समझ लेना। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, अगर ऐसे आ जाए जैसे अलजेब्रा में आता है ना, इस तरह की ब्रैकेट के साथ किसी को मल्टीप्लाई करना हो, तो ये अंदर जाकर बिल्कुल उसी ढंग से 1 बाय 1 जाता है और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेता है, यानी पहले इसके साथ होगा और फिर सी के साथ होगा। तो इसको ऐसे लिखते, तो अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको हम क्या प्रॉपर्टी कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए नंबर 3 है आपकी परपेंडिकुलर। देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इफ़ वेक्टर ए है ना इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर ऐसा हो तो क्या कंडीशन होती है इसके डॉट प्रोडक्ट की? तो उसका डॉट प्रोडक्ट इस टाइम पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? जो फॉर्मूला आपने देखा उस फॉर्मूले में कॉस थीटा है, यानी इस केस के लिए थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। और कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है? 0, और वो पूरी टर्म को ही 0 कर देता है। ए डॉट बी मतलब 0, ए डॉट बी 0 मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर प्रूफ भी करना हो तो हमें यही प्रूफ करना होता है, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होगी बात। 4th, अगर हम बात करें कि दो वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर की बात करें, परपेंडिकुलर हो गया, अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा? देखिए पैरेलल के केस में हमारे पास अगर पैरेलल हैं और दूसरा साथ साथ इसमें डिफरेंस है दोनों में, अगर एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल, यानी एक वेक्टर सपोज इस तरह से है, एक दूसरा भी इस तरह से, तो ये पैरेलल हो गए। इस तरह में इसका मैग्नीट्यूड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर इस तरह से डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो एंटी पैरेलल होगा। तो इसके लिए अगर आप निकालेंगे, पैरेलल के लिए बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो सिंपली आएगा ए बी, ये ध्यान रखें। और इसके लिए देखिए अलग हो जाएगा, इसके लिए जाएगा आपका ए डॉट बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस केस में होता है थीटा 0 डिग्री होता है, और इस केस में थीटा जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और इसमें कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हो जाती है सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक, और ये -1 होती है। तो इसलिए उस टर्म के अंदर 1 और -1 होने से आपकी ये वैल्यूज़ ये आती है, ठीक है। तो ये आपका दो रिजल्ट है, पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए। ओके, चलिए नाउ 6th प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे। अगर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब है क्या पहले ये देखो, अगर अपने आप से ही कोई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले अपने आप से ही, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, डॉट प्रोडक्ट अपने आप से। तो ये दरअसल हो जाता है पैरेलल वाला केस, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने आप के पैरेलल ही होता है, और इसका रिजल्ट सिंपली क्या हो जाता है ए इंटू ए, ठीक
ठीक है, दोनों बार ये हो गया, यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो है, तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर को शो करके उसका मॉडुलस कर दीजिए और ये कर दीजिए। इससे भी, इसकी हेल्प से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो आप देखेंगे भी ये यूज़ हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी है आपकी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बेस वेक्टर जो हैं आई जे के, ठीक है ना, जो हमने पढ़े थे पिछले क्लास में भी हमने बताया था। ये होता है ना, ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये आपका होता है i, ये आपका होता है j और ये होता है आपका k। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में क्या कहें, अगर i और j का हम क्या लें, यूनिट वेक्टर लें, i डॉट j लें, तो एंगल कितना होगा 90, और 90 क्या हो गया, परपेंडिकुलर वाला केस हो गया ये वाला, तो उस केस में सारी चीज़ें ज़ीरो होंगी, यानी आई जे के साथ, जे के के साथ, के आई के साथ, किसी को भी ले लो, ये सारी वैल्यू ज़ीरो होने वाली हैं। यानी आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर हो, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर या के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इन सभी की वैल्यू ज़ीरो आती है, ये बराबर और ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ये बात नोट रखेंगे। दूसरा इसी का केस हम पढ़ेंगे कि आई के साथ, जे के साथ, क्योंकि ये पहले यहाँ बता दिया ना, देखिए परपेंडिकुलर बता दिया, पैरेलल भी बता दिया। ठीक है, तो पैरेलल अपने आप के साथ हो गया, तो इसका मतलब एंगल ज़ीरो हो गया और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस तरीके से जे के साथ लेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, और के को के साथ लेंगे तो इनकी वैल्यू देखो क्या होता है। मैं आपको एक बताता हूँ इसमें, अगर हम लिख रहे हैं आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, तो जो हमारा फार्मूला है, क्या है हमारा फार्मूला, दोबारा लिख देते हैं ए डॉट बी। ठीक है ना, यही तो फार्मूला है। इससे हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड एंड कॉस एंगल थीटा। अब इसका हमने डॉट लिया तो क्या हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर का मॉड, फिर आई यूनिट वेक्टर का मॉड, और दोनों इसमें एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। आई अपने आप के साथ तो एंगल 0 होगा, तो ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, दोनों का 1 हो गया, और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, यानी वैल्यू क्या आ गई, आई की 1 आ गई। इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगा इसके बाद। अब आप सभी वैल्यूज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं आप वेक्टर की फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई का जो होता है 1 होता है, सर जे का, के का, इन सब की वैल्यू 1 आती है, तो 0 1 2 रिजल्ट आते हैं इसमें, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे भी 2-3 प्रॉपर्टी और हैं वो करते हैं, इसको नोट। चलिए, ये आपके साथ हो गई प्रॉपर्टी। अब निकालते हैं, अगर आपको निकालना हो, चलिए हमने जो फॉर्मूला बताया तो उसको थोड़ा सा, उसका यूज़ क्या है एक्चुअली, है ना। तो अगर हमें एंगल निकालना है तो इस प्रॉपर्टी में हम एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, दो वेक्टर्स आपको दिए हैं और आपको एंगल निकालना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। किस तरह से, देखिए हमें पता है हमारा जो फार्मूला है ए डॉट बी का, ठीक है, ये क्या आपका ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर मालूम है तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर आप निकाल सकते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ भी दोबारा बता दिया प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलिए अब 9th, अच्छा यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया, जब आप निकालोगे तो आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया होगा, लेकिन एक्चुअली में दो वेक्टर को आप डॉट लोगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने अभी सीखा नहीं, या सीखा है, क्योंकि डॉट तो आप पढ़ रहे हो, अब वेक्टर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन दो वेक्टर को अगर दिया हो तो आप वेक्टर निकालो, क्योंकि वो आई जे के की फॉर्म में होंगे। तो वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर हैं आपके पास, है ना, मान लीजिए वेक्टर है इस तरह से, और ये इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, कुछ भी जनरल फॉर्म में मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से ए वाई जे वेक्टर हो गया, इस तरीके से ए जेड के वेक्टर मान लो कुछ यहाँ
ए एक्स ए वाई ए जेड की कुछ वैल्यू दी होंगी। इस तरीके से एक वेक्टर सेकंड भी आपको दिया हुआ है विच इज़ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसे मान लो। अगर ऐसे दे दिया तो क्या होगा, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब पूरे को आप लिखें, ठीक है, पूरे को आप लिखें तो दोनों को बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम तो आपको ये ज़रूरी चाहिए कि आप इस तरह से करें लंबा प्रोसेस, लेकिन मैं फिर आपको छोटा बता दूंगा कि किस तरह से आप उस छोटे तरीके से काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको समझना चाहिए कि वो शॉर्टकट जो हम यूज़ करेंगे वो आया किस तरह से। तो ये हो गया आपका बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ लीजिए। अब हम मल्टीप्लाई करें 3 और 3, 9 आपके पास इसकी टर्म्स आएंगी। तो देखो यहाँ आप समझो, आप ए एक्स, पहले इसको हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स और उधर आ जाएगा बी एक्स। अब ये आई है, ये आई है, ठीक है। और हमें क्या लेना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन किस तरह का लेना है, डॉट, यानी आई जो होगा वो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि वेक्टर ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा ना, हम स्केलर को तो नहीं लिख सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलिए, अब ए एक्स को उधर करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये जाएगा आपका ए एक्स बी वाई, तो यहाँ आई वेक्टर और ये जे वेक्टर, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। इस तरीके से ए एक्स एंड बी जेड, तो ये हो जाएगा अब आई डॉट के वेक्टर। एक बार देखो बैटरी जो है फ़ोन की, चलिए चल रहा है, ठीक है। अब इस तरह से आप फटाफट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ आ जाएगा आपका ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के, ठीक है। 3 और हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई और हो जाएगा आपका के डॉट जे और ए जेड बी जेड अब हो जाएगा के डॉट के। चलिए ठीक है, अब फोकस करें सिर्फ आप इन वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। आई डॉट आई और यहाँ पर आ रहा है जे डॉट जे, ये आ रहा है के डॉट के। तो ये तो मैंने अभी बताया आपको प्रॉपर्टी के अंदर, जब आई हो जे हो के हो तो क्या होगा, 1 आएगा आंसर। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाएं तो वो 0 हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये 0, ये जो वैल्यू होगी ये 0, इसी तरीके से ये जो वैल्यू आएगी इसमें जो डिफरेंट ना जे आई, ये सब डिफरेंट वाले जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएंगे 0। तो ये गोल जो मैंने बनाया ना सिर्फ ये रह जाएंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो रह क्या जाएगा, तो देखिए फाइनल आंसर जो होगा ना आपका, जब आप लिखेंगे, अब ये समझ लीजिए डॉट प्रोडक्ट अगर दिए हुए हैं आपको ऐसे, ठीक है, और ए बी इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे ए एक्स बी एक्स, तो यही बचा ना यहाँ पर, ये 1 हो गया। इस तरीके से ये बचेगा आपके पास, तो जाएगा ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। तो इस तरह से आपको करना है, आई जे के सब खत्म हो जाएंगे और सिर्फ स्केलर ही वैल्यू रह जाती है, और एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो भी वैल्यू होंगी माइनस प्लस को देखकर ना, उसको ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई कर दें सीधा, तो ये शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, अगर आपसे कुछ कहा नहीं है स्पेसिफिकली कि आप प्रूफ करके दिखाइए तब तो अलग बात है, अदरवाइज़ इसका ही मेथड का हम यूज़ करते हैं आगे, ठीक है। तो ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टाइम है, ज़रूरी है, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको कराई थी अभी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब इसका भी मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको। ये प्रूफ अगर आपको मान लीजिए आ ही गया है तो बहुत सिंपल, तो अगर आ ही गया तो कैसे करेंगे भाई, फिर क्या करें, है तो बहुत सिंपल लेकिन करना तो फिर भी पड़ेगा ना। तो आप प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे इसको, आप जो थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर कि मेरे पास, फिर मैं दोबारा वेक्टर बना रहा हूँ, ये वेक्टर ए ये बनाया और वेक्टर बी ये बनाया।
अब जब हम दो वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें बात का एक ध्यान रखना होता है कि जो एंगल, ये एंगल हमने लिया है, ये काउंट हम कहाँ से कर रहे हैं, तो ये हम काउंट करते हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इस ए वेक्टर से बी की तरफ जा रहे हैं, तो सब चीज़ों का ऑर्डर है, यानी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तो जब हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें मूव तो करना है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ऐसा हमने रिगार्ड किया गया है, ऐसा ही लेकर चलते हैं कि हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और वेक्टर जो पहले आएगा और जो बाद में आएगा उसे उसी ऑर्डर में लिखना होगा। यानी हम अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें और ए से मूव करें तो फिर हमें, हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए डॉट बी। लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ मूव करें तो हमारा डॉट प्रोडक्ट बनेगा बी डॉट ए। तो हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने रिगार्ड किया, तभी हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर इसके हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल हम नेगेटिव लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम रिगार्ड करके चलते हैं बातें। एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका उल्टा कर दोगे आप, यानी अगर आप क्लॉकवाइज कर दोगे, क्लॉकवाइज करने से आपका थीटा जो होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप एक ही चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ ए से बी की तरफ, तो मैं लिखूँगा क्या, ए डॉट बी लिखूँगा, और एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। तो यानी ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये मैंने ले ली सपोज इक्वेशन 1। अब मैं जाता हूँ बी टू ए, है ना। यहाँ तो मैं किस तरह से गया, ए टू बी गया, है ना, क्लॉकवाइज यही हो रहा है ए, लेकिन ए से स्टार्ट किया मैंने। लेकिन अब मैं बी टू ए जाता हूँ, ठीक है। बी टू ए क्लॉकवाइज की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं लिखूँगा बी डॉट ए लिखूँगा, लेकिन अब ठीक है ना। और अब क्या हो जाएगा, बी ए। अब एंगल जो बनेगा वो बी से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। अब ये वाला एंगल होगा, अब थीटा एंगल नहीं होगा, क्योंकि जब आप जो एंगल ट्रेस कर रहे हो वही तो लोगे ना आप बी से ए जा रहे हो तो ये एंगल हुआ। अब ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 360 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये होगा। यहाँ लिख लेते हैं इसको 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ कॉस के साथ अब एंगल कौन सा लेना पड़ेगा हमें, 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ओके। अब 360 माइनस थीटा, यानी ये जो, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, तो ये जो होता है एंगल, हम यहाँ से गए और ये टकरा कर वापस आए तो ये क्वाड्रेंट बनते हैं ना 4। यानी ये थोड़ा सा ये बताता चलूँ आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। और सब क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग साइन होते हैं। तो जब हम 360 माइनस थीटा लिखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये वैल्यू थीटा की टर्म्स में आ जाती है, यानी ये हो जाता है आपका बी ए। और ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव माइनस का ध्यान रखते हुए लिखेंगे, बस ये हो गया। तो अगर ये सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना, तो अब यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, दोनों को बात देखें तो आप लिख सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो सिर्फ बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिटेल हो गया डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, आप ट्राई करना खुद भी। तो हम पहले प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं। वेक्टर ए इज़ आई प्लस 2j प्लस 2j प्लस के, ठीक है। एक ये वेक्टर हो गया, और एक वेक्टर हो गया आपके पास बी विच इज़ आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है। दो वेक्टर क्या करना है, इसमें दो वेक्टर दे दिए मैंने आपको प्रूव करना है। प्रूव कीजिए कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। प्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो आप ऑब्वियसली ध्यान दोगे स्केलर प्रोडक्ट पर ही। तो आप इन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालें और वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है और कॉस 90 0 हो जाता है, तो यहीं से आप बात याद रख लें।
तो देखिए आपने ट्राई किया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए आप। तो मैं इसका निकालूंगा डॉट प्रोडक्ट, और अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगी ये बात। अब मैंने आपको ये बता दिया कि कंपोनेंट फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दिया हो तो ए डॉट बी अब कैसे निकालेंगे, है ना, वरना यहाँ बताना पड़ता। तो फिर भी अभी करेंगे हम, लेकिन अब डायरेक्ट हमें करना, पहले कराया इसलिए ताकि हम डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ। आपको 9 टर्म्स नहीं लिखनी है, अब आपको सिर्फ कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने आई और आई के साथ। तो हो जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ माइनस। देखिए अब माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक चीज़ क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये तो आपका ऐसा करने से क्या आता था, ए डॉट बी, हाँ एंगल निकालने के लिए करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी एंगल नहीं निकाल रहे ना हम, ए डॉट बी तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हो जाएगा हमारा ए बी एंड कॉस, सॉरी, ये तो गलत हो गया, ये वेक्टर ही हमने गलत लिया, हम इसको लेते हैं 3k, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वेक्टर उठा लो आप उसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर दो। वो वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होंगे तो खास ही वेक्टर होंगे जो प्रूफ होंगे, यानी कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं हो सकते। यानी मैंने लिखा तो यहाँ मैंने जो एक वैल्यू ली वो, यानी ये 2 वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं थे, कहने का मतलब ये है। और हमें प्रूफ करना है ना, तो हमें ऐसे वेक्टर लेने पड़ेंगे जो परपेंडिकुलर हों। तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया इसमें। अब आप करते हैं इसको, चलिए ए डॉट बी वैसे ही करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। तो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -4 और ये जाएगा आपका +3। तो देखिए कितना आ रहा है 0, बस, तो हैंस प्रूव, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम। अब हम निकालते हैं 2 वेक्टर में, फिर देता हूँ आपको। वेक्टर ए इज़ i + 2j - k, और वेक्टर बी हो गया हमारा एक, इसमें कौन सा लूँ मैं, -i + 2j - k, ये ले लेते हैं, ठीक है। या इसको लेते हैं j, इसको j ले लेते हैं खाली। चलिए अब मैंने 2 वेक्टर दिए। अब आप फाइंड कीजिए, फाइंड एंगल, ठीक है ना, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इन 2 वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। यानी प्रॉपर्टी में एंगल हमने बताया था कैसे निकालेंगे, वही स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए ट्राई करें, हो जाए तो अच्छी बात, वरना वीडियो को आप कंटिन्यू देख लीजिए। तो देखिए अब तरीका क्या है हमारा, हम सीधा अगर लिखूँ तो cos थीटा क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉड एंड बी वेक्टर का मॉड। इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है निकालने का तरीका वो मैंने बता दिया, तो वो आप निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका +2, और ये जाएगा माइनस फिर प्लस, तो +1, ठीक है। अच्छा ये तो तरीका पता है, मोड का ही मैंने आपको तरीका बता दिया। इसको देख के आप पता कर सकते हो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर √, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा स्पीड आपको तभी बढ़ेगी, मैं अभी डायरेक्ट ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया। इस तरीके से आप दूसरे का भी लिखेंगे, आप बी का, है ना, बी का भी लिखेंगे। तो 1 1 1 ही यहाँ पर 1 + 1 + 1, ओके। तो हमने क्या किया, 1 + 1 + 1, और ये 2 प्लस, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। तो माइनस, यहाँ पर मैं वेक्टर को फिर चेंज करना पड़ेगा, आप बोलोगे बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी -+2, ठीक, ओके। और ये हो जाएगा, ये सही है, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। चलिए तो अब देखो ये हो जाएगा आपका 4, 3 हो गया, और ये हो जाएगा √6 इंटू √6। तो थोड़ा ऐसा इजी हो गया इसलिए मैंने इस तरह की वैल्यू ली, 6 हो गया, ये 1/2 हो गया, वरना तो उससे भी आ जाती वैल्यू आपकी, ठीक है। तो cos थीटा है ना, यहाँ हो गया आपका cos थीटा इज़ हाफ, ठीक है। तो इसकी हाफ वैल्यू कब होती है, व्हेन थीटा इज़ π/3 यानी 60 डिग्री। तो ये आपको आंसर निकालना था, निकल गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए और एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम 3 हो जाएगी ये। इसमें मान लीजिए 3 वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए और ये वेक्टर जो है बराबर है 2 अलग वेक्टर का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह से, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि ए जो है वो है 5 यूनिट, बी जो है वो है 4 यूनिट, अच्छा सी जो है वो है 3 यूनिट। इस क्वेश्चन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें निकालना है थीटा, फाइंड करना है यहाँ पर, लेकिन किसके बीच में, तो 3 एंगल है, फाइंड थीटा
बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। चलिए निकालिए, ठीक है, निकाल लीजिए इसको, पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, चलिए चेक करें। तो यहाँ पर देखिए, हम पहली बात तरीका क्या है, ए और सी में देखना है। यहाँ 3 वेक्टर है, तो मुझे ए और सी को आपस में एक साथ रखना होगा, यानी मैं इसको ऐसे लिखूँगा ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, तभी होगा, तभी इनके बीच में कुछ रिलेशन आएगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी इटसेल्फ वाली, यानी वेक्टर जब इटसेल्फ आपस में ही मल्टीप्लाई होता है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। यानी हम इसका यूज़ करके किसी भी वेक्टर के स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम स्क्वायर कर कर उसको डॉट में बना देते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे, हम इस वेक्टर को स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो होगा क्या, यही बात होगी कि ए वेक्टर सी वेक्टर का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हम इसको ऐसे लिखें और इसको सिंपल ब्रैकेट में लिखें। तो आप सिंपल ब्रैकेट में लिखें या उसका मॉड भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम तो इसको बनाना चाह रहे हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अब इसको मैग्नीट्यूड को डॉट प्रोडक्ट 2 बार लिखा है, तो हम जान गए हैं इस बात से कि हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका सिंपली बी स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और डॉट साथ में लेना है, तो ए डॉट ए फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ होगा आपका ए डॉट सी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ डॉट गायब हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए, और सी को करेंगे तो प्लस हो जाएगा और सी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। आई बात समझ में। अब ये मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दिया हुआ वैल्यू डाल दें। और एक चीज़ और रखें, ध्यान रखें, ये जो है माइनस ए सी, ये माइनस सी ए, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, देखो सी ए को मैं ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न ही बता के चल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सी ही होगा, सी ही होगा, ठीक। और ये सी स्क्वायर और इज इक्वल टू बी स्क्वायर, करेक्ट। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, यहाँ कंटिन्यू करता हूँ इसको। यहाँ क्या होगा, चलिए इसको हाँ लिखें, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको 2a डॉट सी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू डाल दीजिए। अब ए सी बी वहाँ दी हुई है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25, सी कितना 9, और ये कितना हो गया आपका 16, ठीक है। ये हो गया आपका 36, ये हो गया 36 और ये हो गया 16, 36 34 होगा, 34 प्लस 34, करेक्ट। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, माइनस करेंगे तो 28 ही होगा, ठीक है। चलिए हो गया आपका a डॉट सी, यहाँ 2 भी है, 2 से डिवाइड भी कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 14। अब a डॉट सी 14, तो इसका फॉर्मूला अब यहाँ लगाएंगे हम, देखो एंगल निकल जाएगा इसके बीच का, ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये हमें निकालना है। और ये कितना हो गया 14 हो गया। चलिए अब आगे हम नज़दीक पहुँच गए क्वेश्चन के आंसर के, सॉरी, तो जाएगा ए सी, तो 14 ए और सी फिर दोबारा यूज़ करेंगे, तो ए है 5 और सी कितना है, सी है 3, ओके 5 सी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं गड़बड़ हुई है, ए बी सी 5 4 3, ठीक है। यहाँ एक बार देखें जरा, देखें, ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 16, ये हो जाएगा आपका 34 माइनस 16, अरे 18 आएगा, ये तो 18 आएगा, 18 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा बाबा, ये 9 आएगा, काट दो। अब हो जाएगा 3/9,
5। अब मैंने आपसे कहा था कि एंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, तो वो बताने जा रहा हूँ। अब ये यहाँ से क्या थीटा निकाल सकते हो आप? देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसका ट्राइंगल 3 और 5, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे ही ऐसे हो गया, ठीक है। ये हो गया कितना 3, ये हो गया 5, हो गया। ये क्योंकि ये क्या होता है, रेशो होती है ना, तो 3 और 5, तो आप ये निकाल सकते हो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। ये 3, 4 बाय 5 का जो ट्राइंगल बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। बेस ये गलत हो गया, ये होगा 3, ये बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। तो ये 3, देखिए अगर ये तो हमेशा 5 ही रहेगा, इनकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब ये बेस हो और ये हाइट हो, तो ये एंगल आपको याद रखना चाहिए। ये हो जाता है आपका 53 डिग्री। कैसे याद रखेंगे, 5 ऊपर नीचे 3, 53 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वैसे, लेकिन ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये याद रखने से आपको क्या होगा, आप कई जगह ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर ट्रायंगल है, इससे बेस्ड या इस एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कॉस थीटा 3/5 है, तो आपको पता है ये 53 होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो थीटा आ गया हमारा 53। अगर नहीं भी है तो यहाँ भी छोड़ दो आप, तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी एंगल की, तो आप एंगल उसमें निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप लर्न ज़रूर कर लें, ठीक है, फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए, तो हमारी एक प्रॉब्लम कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके 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 ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 आपको लेते हैं एक। इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 में, चलिए इसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या लें, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए, एक सिचुएशन है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना। कुछ पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। आपको पता करना है क्या, व्हाट इज़ द थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इसमें भी एंगल निकालना है, लेकिन ये सिचुएशन दी हुई है, वेक्टर ए और बी नहीं दिए हुए, ठीक है। ट्राई करें इसको, मॉडुलस आ रहा तो वो इटसेल्फ वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी। ऐसे इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी और डॉट ए माइनस बी। बस देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर डबल आएगा उसका स्क्वायर लिख रहे हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और ये माइनस बी डॉट ए और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सिंपल कर देते हैं थोड़ा, बहुत सारी टर्म हो गई, काट दीजिए इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये दोनों कम्यूटेटिव होता है, तो हो जाएगा 2 ए डॉट बी। इस तरह से कम्यूटेटिव होता है, ये भी हो जाएगा -2 ए डॉट बी, ठीक है। इधर ले आइए तो हो जाएगा 4 ए डॉट बी, लेकिन उधर कुछ नहीं रहेगा, उधर 0 हो जाएगा। और जब ए डॉट बी 0 होता है ना, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दैट्स इट, ये हो गया। चलिए कितनी प्रॉब्लम होगी, 4, एक और लीजिए 5, प्रॉब्लम नंबर 5। ये क्या है प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू 5i माइनस प्लस 0 या कुछ और वैल्यू ले लें, चलिए 0 प्लस 5 के यहाँ लिख दिया मैंने, ना भी लिखूँ तो भी चलता है। ये है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि एंगल कितना बनाएगा ये एक्स वाई और जेड एक्सिस में। व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एंगल फाइंड करना है आपको, फाइंड एंगल, है ना, मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, इन तीनों से।
ठीक है, ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ओके, तो ट्राई कर लिया हो तो आप देखिए कि चेक कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन मैच कर लें कि आपने किया है तो सही है या नहीं। इसको मैं बताने से आप सोचोगे कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया, क्योंकि अब तक मैंने कोई ऐसी बात तो बताई नहीं कि किसी वेक्टर का आप एक्स वाई जेड के साथ एंगल निकाल पाए। तो लेकिन जो हमने बताई हैं बातें, उसी से स्केलर प्रोडक्ट से ही ये चीज़ें निकलती हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ अगर मैं यहाँ पर, तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं। जैसे ये आपकी एक्स वाई जेड, एक्स वाई ले रहे हैं सिर्फ अभी हम, और ये वेक्टर मैं यहाँ बना रहा हूँ जो मैंने बात की। सपोज ये वेक्टर मेरा ए है, ठीक है। तो इसी वेक्टर ए को हम कैसे लिखते थे, हम इस वेक्टर को ऐसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई, है ना, प्लस ए वाई जे, इस तरह लिखते हैं। और ये जो एंगल होता है, यही तो एंगल होता है, ये इसका एंगल हो गया किसके साथ, एक्स के साथ। सपोज मैं इसको बोलता हूँ अल्फ़ा, और ये इसका एंगल हो गया किसके साथ, बीटा। सपोज अलग अलग एंगल होंगे, डिफरेंट एंगल होंगे, ऐसे कुछ जेड के साथ भी होगा। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ ये एंगल, ठीक है, तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल में ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना है। अगर मैं कॉस अल्फ़ा लेता हूँ तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी ये मैग्नीट्यूड यहाँ तक, ये मैग्नीट्यूड तो आपको पता है क्या है, ठीक है ना। ये इसका यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। और इसका मैग्नीट्यूड ले लें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। यानी कॉस अल्फ़ा हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स, यानी एक्स का कंपोनेंट, है ना, एक्स का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में, और डिवाइडेड बाई ए। ए क्या है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, या इसको मैं ऐसे बता दूँ, ये, तो ये निकल जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। जब कुछ वैल्यू आएगी तो आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, लेकिन ये रिलेशन आ गया आपके पास, तो आप इस तरह से निकालेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली आप कॉस बीटा निकाल सकते हो। ऐसे आपका जो कॉस बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाई, यानी इसका कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ वही मैग्नीट्यूड, ठीक। यानी यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो इस तरह से हो जाएगा, ये बीटा हो गया, तो बेस आपका ये हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेन्यूज यही होगी ए, तो बेस हो जाएगा कितना, ए सॉरी बीटा, बीटा एंगल, और ये हो जाएगा ए वाई, ठीक है। तो ये ए वाई हुआ, तो ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई अपॉन ए, इस तरीके से। अगर ये थ्री स्पेस की बात करो, एंगल आपका स्पेस में है, तो उस केस में आपका एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं गामा, तो गामा हो जाएगा, और उसको हम ऐसे लिखेंगे ए जेड अपॉन ए। तो हमें जानना क्या है, सिर्फ ए का मोड निकालना आना चाहिए, तो आप कंपोनेंट के नीचे रखते जाएंगे और आपके पास एंगल मिलते जाएंगे। तो इसी में आप देखें तो हमें पहले क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको आता है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और ये भी 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो कितना हो जाएगा 50। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, 50 हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो आप निकाल सकते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ए एक्स कंपोनेंट यानी 5 डिवाइड बाई ये ए मॉड यानी 2/5, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये 5/2, ठीक। तो हो जाएगा 1/√2। तो कॉस अल्फ़ा 1/√2 कब आता है, जब अल्फ़ा कितना होता है 45 डिग्री, ओके। अब निकाल लीजिए आप कॉस बीटा, तो वाई का कंपोनेंट देखें कितना है, 0 है, 0 बटा कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, लेकिन एंगल तो कुछ आएगा 0, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के लिए ही 0 आता है। अब आप निकालेंगे कॉस गामा, तो कॉस गामा में फिर 5 है, और ये 5 डिवाइड बाई 2 यानी 1/√2, यानी फिर आपका जो गामा आ गया वो भी 45 डिग्री आ गया। तो ये नॉलेज आपको और मिल गई इस क्वेश्चन में कि ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आता है, काफ़ी पॉपुलर है ये भी। ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी 6। इसमें आपको प्रूफ करना है, आपको रिलेशन आपको दिया हुआ, सपोज ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर दिया हुआ, ये रिलेशन है। और आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी गिवन है। चलिए
अब आपको प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव कीजिए कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए कीजिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं जहाँ इसका स्क्वायर निकालना होता है। तो मैं अब यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ये रिलेशन आपके पास बाद में यूज़ करेंगे, पहले इसको लेते हैं। तो ए और बी तो ऑलरेडी साथ ही है ना, तो अब हमें पहले अलग अलग थे जो हमें निकालना था, तो हम एक साथ ले आए थे, लेकिन अब नहीं करना। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होता है, उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे एक स्टेप छोड़कर। ठीक है, और ये जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो मान लीजिए मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी जो गिवन थी, ये 2 थी। अब मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ले सकता हूँ सी। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिलाएंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर और ये प्लस 2a डॉट बी और यहाँ पर ये सी स्क्वायर, तो काट दो इसको, क्या रह जाएगा 2a डॉट बी। ठीक है, कहीं ना लिखूँ वेक्टर नोटेशन तो समझ लेना, इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो परपेंडिकुलर के लिए ये यूज़ होता है, ये ध्यान रखें। जो हम आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डॉट वेक्टर प्रोडक्ट, वो पैरेलल प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और अब हम अगली एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, जिसमें कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास दिया होगा उसकी पोजीशन, हमें उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम वो लिखते हैं। एग्जाम्पल है अभी ये 4.4, यहाँ वेक्टर से रिलेटेड है इसके अंदर, और ये हम पहले पढ़ लेते हैं क्या है हमारा एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ गिवन बाय, तो ये आर एक पोजीशन है 3.0 ti 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 5.0 के। ठीक है, तो ये एक वेक्टर को लिखने का तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ हम 3 डायमेंशनली किसी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे उन सभी में कोई भी हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, तो इस कंपोनेंट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर में हमने ये चीज़ सीख ली है। अब अगर हमें यहाँ पर आपका हेल्प मिलेगी वेक्टर से, हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आगे इसमें क्या है, टी जो इसमें यूज़ किया गया वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर। ठीक है, तो टी इन सेकेंड एंड आर मीटर में, यानी पोजिशन बता रहा है। अब आपको 2 चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है। पहली है वी टी यानी वेलोसिटी और ए टी यानी एक्सीलरेशन एट टाइम टी, और ये भी एट टाइम टी के ऊपर। और दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है, यानी कोई एक वेक्टर होगा और वो क्या है, यस वो है आपका वेलोसिटी, और टाइम कितना है आपको, टाइम पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी चाहिए। यहाँ भी आप वेलोसिटी निकालेंगे, लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा, एक जनरल टाइम के लिए एक रिलेशन आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो गिवन है, हमें गिवन है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर की फॉर्म में है, और ये आपका 3.0 यहाँ लिखा है, 2.0 5.0, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको सीधा 3 भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी जो मेज़रमेंट है वो काफ़ी प्रिसाइज है। आप बहुत अगर 3.1 या 3.2 भी वैल्यू हो तो भी वो बता देगा, है ना। ऐसा नहीं कि 3 के बाद सीधा 4 ही वैल्यू आएगी, तो उसके बीच में स्मॉल डिविजन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी में हमने बात हो चुकी है। तो यहाँ पर ये हो गया 3t और i यूनिट वेक्टर प्लस 2t स्क्वायर j एंड दिस इज़ 5k। ठीक है, इस तरह से। अब हमें चाहिए पहले वाले केस में vt, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में हमने सीखा था कि अगर आपके पास पोजीशन हो तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं।
और अगर वो नहीं आपने देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए, मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर ये आ चुका है, तो उस पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वी टी निकालने का तरीका क्या है कि हम इस पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दें। तो डिफ्रेंशिएशन वहाँ आप सीख सकते हो, तो बहुत सिंपल डिफ्रेंशिएशन होगा। टी है तो ये आ जाएगा सिर्फ 3i, ये 2 है तो 2 हो जाएगा 4tj, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया। एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी ये वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है ना। dv/dt a हो गया, ये t का मतलब है किसी टाइम t पर। तो अगर आप इसको दोबारा करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, आपका बचेगा सिर्फ 4j, ये वैल्यू बचेगी। j इसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि किस डायरेक्शन में, j वेक्टर इज़ अलॉन्ग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो इसकी अगर डायरेक्शन बताना चाहें तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं, है ना। ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होते हैं, तो डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है इस एक्सेलरेशन की। यहाँ पर v की डायरेक्शन क्या होंगी, 2 डायरेक्शन है, i x और y दोनों में है। तो हमारा a का पार्ट इतना ही था, ठीक है। तो ये हमारा a पार्ट हो गया। चलिए अब b पार्ट यहाँ कर देते हैं। b पार्ट में हमें बताना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वी टी। तो वी टी देखो हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। वी टी का हमारे पास पता है, हम पहले उसमें निकाल चुके हैं। ये है आपका 3i + 4j, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, 2 कंपोनेंट हैं सिर्फ, एक x और एक y के डायरेक्शन में। अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें, तो देखिए मैंने जो आपको बताया था पहले कि अगर आपके पास कोई वेक्टर a है ना, और वो इस तरह से लिखा हुआ है axi कंपोनेंट फॉर्म में, और दूसरा उसका y की डायरेक्शन में कंपोनेंट j, तो ये क्या निकालते थे, ये क्या होता था, ये मैग्नीट्यूड हो जाता था ax स्क्वायर ay स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बस इसी का हम यूज़ करेंगे। और दूसरा इसकी डायरेक्शन जो होती थी वेक्टर a की, ax के साथ या ay के साथ भी निकालते थे, लेकिन अब ax के साथ निकालोगे तो वो हो जाती थी आपकी tan थीटा उसको बोलते थे, और वो होती थी y कंपोनेंट यानी ay डिवाइडेड बाई ax, ठीक है। यानी ये आपका a वेक्टर होता था, ये आपकी x डायरेक्शन होती थी, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता था वो ay, और ये वाला कंपोनेंट ax, तो ay/ax ये आपका थीटा यानी डायरेक्शन बताए जाते थे। तो ये पुरानी बात मैं पढ़ा चुका हूँ, उसी का यहाँ इस्तेमाल होगा। 2 कंपोनेंट है तो वेलोसिटी होगी, देखिए क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5, क्यों 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5, तो ये आ गई। अच्छा चलिए अब इसका डायरेक्शन क्या होगी, tan थीटा। अब देखो tan थीटा कितना होने वाला है, tan थीटा है 4/3, ठीक है, 4/3 y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट। अब यहाँ एक चीज़ है जो मैं आपको पहले मैं बताया था, क्योंकि मुझे पता है ये आपका काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जो साइड्स हैं 4, 3 अगर आ रही हैं तो एक साइड इसकी और निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये tan थीटा अगर आप बनाओ इसको तो इसका ट्रायंगल कैसा होगा, 4 और 3 यानी 4 ये होगा, ये 3 होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हो 5 होगा। तो ये 3, 4 वाला 5 वाला ट्रायंगल ही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने आपसे कहा है कि इसको आप लर्न कर लें कि इसके अंदर एंगल्स क्या होते हैं। अब अगर ये आपको एंगल पता होंगे तो आप एंगल निकाल पाओगे, अदरवाइज़ ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। tan थीटा के टेबल में ये नहीं आती है ना, जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप इस ट्रायंगल को जान जाओ तो ये कितना एंगल होता है, ये होता है, मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ, 53। तो ये आपको लर्न कर लें तो ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन में ईजी रहेगा, आप जल्दी एंगल भी निकाल पाओगे। अगर आपको ये याद है तो यहाँ आप एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल हो जाएगा आपका 53 डिग्री। तो इसलिए मैंने पहले ये बता चुका हूँ। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो और आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए टू इन्हेंस योर एजुकेशन। थैंक यू।